हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। ये हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ह्यूमन ब्रेन क्या है? एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स है बॉडी का, जो कि हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो हमें कहीं जाना हो या उसके लिए कुछ भी डिसीजन लेना हो, सब हम ब्रेन से लेते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है हिंड ब्रेन और तीसरा है मिड ब्रेन। तो हम फोर ब्रेन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो फोर ब्रेन क्या है? ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है किसका? ब्रेन का। इसके अंदर सेरेबेरम आता है। इसका फंक्शन क्या है फोर ब्रेन का? ये सोचने थिंकिंग पार्ट जितना भी होता है वो करता है। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमें वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमें कप उठाना है तो हमें मालूम है, हम अपनी मर्ज़ी से कप उठा सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसको वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। तो ये सारा कंट्रोल फोरब्रेन करता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, या जितने भी पीछे की मेमोरी है वो सब स्टोर कहाँ होती है? फोरब्रेन में होती है। सेंसरी इम्पल्स रिसीव करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स से और फिर उनको जोड़ता है। और सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर का, यहाँ पर सेंटर्स हैं हंगर के। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जितने भी हैं वो सारे कंट्रोल करता है, जैसे कि चेंज इन प्यूपिल साइज। अब प्यूपिल क्या होता है? कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं। तो प्यूपिल साइज चेंज करना मतलब कि प्यूपिल कहाँ प्रेजेंट है? ये आइज़ में प्रेजेंट होता है। तो उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब थोड़ा सा हल्का सा छोटा बड़ा हो जाता है। तो उस चीज़ को ये बोला हुआ है कि चेंज इन प्यूपिल साइज़। दूसरा पॉइंट क्या है फंक्शन? कि रिफ्लेक्स मूवमेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो हेड के, नेक के, ट्रंक के, उनको कंट्रोल करता है कौन? मिड ब्रेन। अब थर्ड पार्ट क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है? इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सेरेबेलम। ये सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है पॉस्चर को, बैलेंस को, कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इन सबको कंट्रोल करता है सेरेबेलम, जो कि किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। और प्रिसीजन और वॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस लेने होते हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। जैसे कि एग्जांपल पिकिंग पेन। ये सेकंड पार्ट है मेडुला। मेडुला में क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। पोन्स क्या है? पोन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेगुलेशन और रेस्पिरेशन को रेगुलेशन में मदद करता है। अब मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्रेन का, जिसमें हम ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्रेनियम है, जिसको हम ब्रेन है। अब ये जो बीच का है ये सेरेबेलम है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। और ये जो डार्क में है ये मिड ब्रेन है। फिर ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये इधर पोन्स, बीच में मेडुला, और ये जो फ्लावर टाइप में दिख रहा है ये है हमारा थर्ड पार्ट सेरेबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब क्या है कि अब हमने तो ब्रेन के पार्ट्स तो पढ़ लिए। अब ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? तो पहली बात तो ब्रेन को प्रोटेक्शन जो है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, बलून टाइप का फ्लूइड फिल्ड होता है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है। और वो एंड इज़ इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। क्रेनियम हमने पीछे फिगर में देखा था, जैसे ऊपर आउटर वाली वो थी, उसको बोलते हैं, जिसको हम स्कल पढ़ते हैं, वो क्रेनियम होता है। तो उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो उसको, ब्रेन को बचाता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो फ्लूइड फिल्ड है बलून जैसा, वो क्या करता है? वो एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर का। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है? ये पहली बात तो ये वर्टिबल कॉलम से इनक्लोज्ड होता है, इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहती है। अब दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठता है, जिसकी वजह से काम हो पाता है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ को है वो नर्वस टिश्यू की वजह से ही हमें फील होता है, या मतलब जो भी ऑर्डर कमांड जाता है वो उन वजह से जाता है, नर्वस टिश्यू की वजह से। और उनको करता कौन है? मस्कुलर। जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको काम कौन करता है? मस्कुलर। तो इनके बीच में कुछ तो कोऑर्डिनेशन होएगा,
जिसकी वजह से ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो कैसे होता है वो हम जानते हैं। पहले हमें स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या है, कोई भी उसको, जैसे हमने कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, वो टच जो है वो हमारी फिंगर से स्टिमुलस बन के काम आया। वो सेंसरी ऑर्गन हमारी स्किन ने उसको सेंस किया, सेंसरी नर्व के जरिए वो CNS पे गया। CNS इज एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया। वहाँ पर क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन रिसीव, यहाँ सेंसरी नर्व से CNS पे गया और उसने CNS ने क्या काम किया, उसके इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया, फिर डिसीजन बनाया कि उससे हाथ हटाना है, और फिर रिस्पॉन्स जनरेट किया कि ये तुम्हें, पहले डिसीजन मेड किया कि उसने सोचा कि हमें अब उस गरम, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और उसने किसको, मोटर नर्व्स को दिया। मोटर नर्व से क्या गया, मसल्स पे गया, और मसल्स में रीअरेंजमेंट हुआ मसल्स प्रोटीन का। मसल प्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट होके वो क्या हुआ, मसल्स वहाँ की हैंड की शॉर्ट हो गई, वहाँ की मसल्स जो है वो सिकुड़ गई है, शॉर्टन बोल सकते हैं हम, शॉर्टन हो गई, और वो रिस्पॉन्स उसको हैंड ने रिस्पॉन्स किया, जिससे क्या हुआ कि वो हमने गर्म ऑब्जेक्ट से जो हम टच कर रहे थे उसने हटाया। ये कुछ इस तरीके से नर्वस टिश्यू का और मस्कुलर टिश्यू का कोऑर्डिनेशन रहता है। अब क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। जितना भी, या नर्वस उसमें बोल सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन होता है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहली बात तो, अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो रीच सिर्फ जाता है ओनली टू दोज सेल दैट आर कनेक्टेड। जितने भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिर्फ वहीं तक जाता है जहाँ पर उन सेल तक जो सेल कनेक्ट होता है नर्वस टिश्यू से। अगर कोई सेल नर्वस टिश्यू से कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स या इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन नहीं होएगा। ये लिमिटेशंस हैं। दूसरा कि आफ्टर जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक, कोई भी एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ और उसको ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद सेल को कुछ टाइम लगता है दोबारा से मैकेनिज़्म को रीसेट करने में, उससे पहले दूसरे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को भेजने से पहले या उस पर दूसरे काम करने से पहले उसने जो पहला करा है और दूसरे के बीच में उसको थोड़ा सा अपने आप को टाइम लगता है रीसेट करने में मैकेनिज़्म। इस वजह से क्या होता है कि सेल जो है कंटिन्यू क्रिएट और ट्रांसमिट इम्पल्स नहीं कर पाता। ये दूसरी लिमिटेशंस है। तीसरी लिमिटेशंस ये है कि प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन भी नहीं होएगा। अब दूसरा टाइप का कम्युनिकेशन क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशंस में क्या है, जितने भी लिमिटेशंस है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में उसको ओवरकम करते हुए केमिकल कम्युनिकेशंस बना है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।